सूर्य की किरणें रायगंज के छोटे से गांव की मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। मोहन अपने छोटे से दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी भूरी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं। पिछले 6 महीनों से उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। एक एक करके उसके ग्राहक दूसरे व्यापारियों के पास जाने लगे थे और अब उसकी दुकान में सामान भी कम हो गया था। बाबूजी, चाय? काजल ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसकी आवाज में मिठास थी जो मोहन को हमेशा अच्छी लगती थी। मोहन ने अपनी बेटी की ओर देखा। 18 वर्षीय काजल अपनी माँ जैसी ही सुंदर थी, लंबे काले बाल, गोल चेहरा और मीठी मुस्कान। उसकी माँ को गए 5 साल हो चुके थे, लेकिन काजल ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा हंसमुख रहती थी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हाँ बेटी, लेकिन थोड़ी मीठी बनाना, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी चिंताओं को छुपाने की कोशिश करते हुए। काजल चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। मोहन ने गहरी सांस ली और अपने सामने पड़े कागजों को देखा। उसका कर्ज अब 25,000 रुपए तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी राशि की वह सोच भी नहीं सकता था कि इसे कैसे चुकाएगा। तभी दूर से आती आवाजें सुनाई दी। मोहन ने सिर उठाया और देखा कि 4 लोग उसकी दुकान की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध था और वे जोर से बातें कर रहे थे। अरे मोहन, बाहर निकल! सबसे आगे चल रहे व्यक्ति ने, जिसका नाम रामू था, चिल्लाकर कहा। हमारे पैसे कहाँ हैं? मोहन का दिल धड़क उठा। वह अपनी दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। भाई रामू, थोड़ा और समय दो, मैं जल्द ही सब चुका दूंगा, मोहन ने विनती की। और कितना समय? दूसरे व्यक्ति शंकर ने गुस्से से कहा। 3 महीने हो गए हैं, हम धैर्य खो चुके हैं। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता और, मोहन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, अब और नहीं, रामू ने मोहन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा। या तो अभी पैसे दे दो या फिर हम तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। इस शोर को सुनकर काजल बाहर दौड़ी। पिताजी, वह चिल्लाई, अपने पिता की ओर दौड़ते हुए। अंदर जाओ काजल, मोहन ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन काजल नहीं हटी। उसने अपने पिता के बगल में खड़े होकर कहा, आप लोग मेरे पिता को परेशान मत करिए, वे आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। रामू ने काजल को घूरते हुए कहा। तुम्हारे पिता को तुम्हारी रक्षा के लिए एक बच्ची की जरूरत है। हाँ, कितना कमजोर है यह आदमी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, काजल ने दृढ़ता से कहा। और मेरे पिता कमजोर नहीं हैं, वे सिर्फ मुश्किल में हैं, लेकिन वे ईमानदार हैं और अपना वचन निभाएंगे। मोहन ने अपनी बेटी की साहस पर गर्व महसूस किया, लेकिन वह चिंतित भी था। वह नहीं चाहता था कि काजल इन लोगों के क्रोध का शिकार बने। ठीक है, रामू ने अंत में कहा, 1 हफ्ता और। लेकिन अगर इस बार भी पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारी दुकान और घर दोनों पर कब्जा कर लेंगे, समझे? मोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी। रामू और उसके साथियों ने एक अंतिम धमकी दी और चले गए। जब वे चले गए तो मोहन ने थक कर दुकान के बाहर रखी चौकी पर बैठ गया। काजल ने उसके पास बैठकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। मोहन ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कैसे बेटी? मैंने सब कुछ आजमा लिया है। बैंक ऋण नहीं दे रहा, मित्र पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं, अब और कोई रास्ता नहीं है। काजल कुछ क्षण तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं काम कर सकती हूँ पिताजी, मैं किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी कर सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मोहन ने अपना सिर हिलाया। नहीं बेटी, तुम अकेली बड़े शहर में नहीं जा सकती, वहां भरोसा करना मुश्किल है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। तभी मोहन को कुछ याद आया। लेकिन एक जगह है, उसने धीरे से कहा। कहाँ पिताजी? वीरपुर उत्तर दिशा में एक गांव है। वीर प्रताप नाम का एक व्यक्ति वहां रहता है।
वह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तो क्या वे हमारी मदद करेंगे? काजल ने आशा से पूछा। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, शायद। मैंने सुना है कि वे बहुत अमीर हैं। शायद वे तुम्हें अपने घर में काम दे दें। तुम वहां काम करके पैसे कमा सकती हो और हम अपना कर्ज चुका सकते हैं। काजल ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है पिताजी, मैं वीरपुर जाऊंगी। मोहन ने अपनी बेटी के माथे को चूमा। तुम सच में बहुत बहादुर हो मेरी बेटी। लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ काम करके पैसा कमाना ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। क्या मतलब पिताजी? बेटी वीर प्रताप जिसने भी उनका दिल जीत लिया वे उसे भरपूर इनाम देते हैं। तुम्हारा असली कार्य है उनका दिल जीतना अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से। तभी हम अपना कर्ज चुका पाएंगे और मैं अपना व्यापार फिर से शुरू कर पाऊंगा। काजल ने समझते हुए सिर हिलाया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी पिताजी। और एक बात, मोहन ने कहा, रास्ते में एक जंगल आएगा। वहां एक कुटिया में एक बूढ़ी साध्वी रहती है। उनसे अवश्य मिलना। वे बहुत ज्ञानी हैं और उनकी सलाह तुम्हारे काम आएगी। काजल ने फिर से सिर हिलाया। मैं जल्द ही तैयार होकर निकल जाऊंगी। वह उठकर घर के अंदर चली गई अपनी यात्रा की तैयारी करने के लिए। अगली सुबह काजल ने अपना छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें उसने अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान रखे। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, गुलाबी रंग की, जिसे उसकी माँ ने उसे उसके 18वें जन्मदिन पर दिया था। जब वह घर से बाहर निकली तो मोहन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। बेटी, ये कुछ पैसे हैं तुम्हारी यात्रा के लिए, उसने काजल को कुछ सिक्के देते हुए कहा। काजल ने उन्हें अपनी पोटली में रख लिया। चिंता मत करिए पिताजी, मैं जल्द ही वापस आऊंगी और हम फिर से खुशहाल जीवन जिएंगे। मोहन ने अपनी बेटी को गले लगाया। भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करे मेरी बेटी। काजल अपने पिता से विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह पैदल ही चल रही थी क्योंकि गांव से वीरपुर तक कोई नियमित परिवहन नहीं था। सूरज अभी अभी निकला था और हवा में एक सुखद ठंडक थी। वह कई घंटों तक चलती रही, रास्ते में आने वाले छोटे छोटे गांवों और खेतों को पार करती हुई। दोपहर तक वह एक घने जंगल के किनारे पहुंच गई। उसने अपने पिता की बात याद की। इसी जंगल में वह बूढ़ी साध्वी रहती थी। काजल ने अपने आप को प्रोत्साहित किया और जंगल में प्रवेश किया। पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर सुनहरे धब्बे बना रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें और पत्तों की सरसराहट ने जंगल को एक रहस्यमय माहौल दिया था। कुछ देर चलने के बाद काजल ने दूर एक छोटी सी कुटिया देखी जिससे धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उसने सुना कि अंदर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थी। काजल ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आओ बेटी, एक मधुर आवाज अंदर से आई। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। काजल ने अचरज से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। कुटिया के अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। लेकिन उनकी आंखें, वे अद्भुत थीं। गहरी नीली, जैसे समुद्र की गहराइयों में झांक रही हों, और उनमें एक अद्भुत तेज था। नमस्ते माताजी, काजल ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा। मैं रायगंज से आई हूँ। मेरे पिता ने कहा था कि मैं आपसे अवश्य मिलूं। साध्वी ने मुस्कुराते हुए काजल को देखा। हाँ, मैं जानती थी कि तुम आओगी। मोहन की बेटी काजल, तुम अपने पिता की मदद के लिए वीरपुर जा रही हो? काजल चौंक गई। आपको कैसे पता माताजी? साध्वी ने हल्के से हंसते हुए कहा। इस जंगल में बहुत कम लोग आते हैं बेटी, और जो आते हैं उनकी कहानियां मुझे पहले से ही पता होती हैं। काजल को यह रहस्यमय लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आओ बैठो, साध्वी ने काजल को अपने सामने बैठने का इशारा किया।
तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी है और तुम्हें कुछ ज्ञान की आवश्यकता होगी। काजल ने विनम्रता से बैठते हुए कहा, हाँ माताजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरा कार्य सफल हो। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीर्वाद तो मिलेगा बेटी, लेकिन तुम बहुत जल्दबाजी में लग रही हो। थोड़ा धैर्य रखो। बिना संयम और अध्ययन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। काजल ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहती हैं माताजी। तुम्हारे पास कोई सिक्का है? साध्वी ने अचानक पूछा। सिक्का? काजल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, पिताजी ने मुझे कुछ सिक्के दिए हैं यात्रा के लिए। मुझे एक सिक्का दो। साध्वी ने कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। क्या तुम्हारे अंदर सीखने की ललक है? काजल ने हिचकिचाते हुए अपनी पोटली से एक सिक्का निकाला और साध्वी को दिया। हाँ माताजी, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। साध्वी ने सिक्का लेकर अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने गंभीरता से कहा, पहला ज्ञान सुनो बेटी, कभी भी बेईमानी मत करना। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही जीतता है। काजल ने सिर हिलाकर कहा, यह तो मुझे पहले से ही पता था माताजी। जानना और समझना अलग अलग बातें हैं बेटी। साध्वी ने कहा, जब समय आएगा तब इस ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। और कुछ माताजी? काजल ने पूछा। हाँ, अगर और जानना चाहती हो तो एक और सिक्का दो। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। काजल ने दूसरा सिक्का निकालकर साध्वी को दिया। यह लीजिए माताजी। साध्वी ने दूसरा सिक्का भी अपनी झोली में रख लिया। दूसरा ज्ञान सुनो, प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे आंचल पर कलंक लगे। अपनी इज्जत को हमेशा बचाकर रखना। काजल को यह सलाह अजीब लगी। माताजी, आप विचित्र बातें कर रही हैं। मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूंगी? साध्वी ने गहरी सांस ली। जीवन अप्रत्याशित होता है बेटी। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। यह ज्ञान तुम्हें तब काम आएगा। काजल कुछ परेशान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और जानना चाहती हो? साध्वी ने पूछा। काजल ने सोचा, शायद तीसरा ज्ञान मुझे ज्यादा उपयोगी लगे। उसने तीसरा सिक्का निकालकर साध्वी को दिया। साध्वी ने तीसरा सिक्का लेकर कहा, तीसरा और अंतिम ज्ञान सुनो, जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना। यही मानवता का धर्म है। काजल ने सिर हिलाया। यह तो सबसे सरल ज्ञान है माताजी। सरल लगता है, लेकिन पालन करना कठिन हो सकता है, विशेषकर जब हम खुद मुश्किल में हों। साध्वी ने कहा। काजल ने उठते हुए कहा, धन्यवाद माताजी। अब मुझे जाना चाहिए। वीरपुर पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। साध्वी ने सिर हिलाकर कहा, जाओ बेटी। अपने रास्ते पर सदा सच्चाई और अच्छाई का पालन करना। और याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत हो तुम वापस आ सकती हो। काजल ने साध्वी को प्रणाम किया और कुटिया से बाहर निकल गई। वह सोच रही थी कि वह साध्वी के 3 ज्ञानों से क्या करेगी और क्या वे सच में उसके काम आएंगे। जंगल से बाहर निकलकर वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई, अपने लक्ष्य वीरपुर की ओर। शाम ढलने लगी थी जब काजल वीरपुर पहुंची। सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा था और आकाश में नारंगी और लाल रंग की आभा छाई हुई थी। गांव के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर काजल ने एक राहगीर से पूछा, भैया, वीर प्रताप जी की हवेली कहाँ है? राहगीर ने उसे ऊंची पहाड़ी पर बनी एक विशाल हवेली की ओर इशारा किया। वहाँ बहन, उस पहाड़ी पर। काजल ने धन्यवाद दिया और हवेली की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, हवेली का आकार और भव्यता उसे अचंभित करने लगे। यह विशाल और शानदार थी, सुनहरे और लाल पत्थरों से बनी और चारों ओर एक ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचकर काजल ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षणों के बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और क्या काम है? नौकर ने कड़कती आवाज में पूछा। मैं काजल हूँ, रायगंज के मोहन की बेटी। काजल ने विनम्रता से कहा।
मैं वीर प्रताप जी से मिलना चाहती हूँ। वे मेरे पिता के दूर के रिश्तेदार हैं। नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह उसकी सच्चाई को परख रहा हो। फिर उसने कहा, ठीक है, अंदर आओ, मैं मालिक को बताता हूँ। काजल हवेली के विशाल आंगन में प्रवेश करती है। चारों ओर फूलों के बगीचे और फव्वारे थे और कई नौकर चाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। नौकर उसे एक बड़े कमरे में ले गया, जहां वीर प्रताप एक कुर्सी पर बैठे थे। वे एक गंभीर दिखने वाले व्यक्ति थे, लंबे कद के, और उनकी आंखों में एक तेज था जो काजल को भयभीत कर गया। तो तुम मोहन की बेटी हो? वीर प्रताप ने पूछा। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। जी साहब, काजल ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने पिता की मदद के लिए आई हूँ। उन्होंने बताया कि आप हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और शायद आप मुझे काम दे सकते हैं। वीर प्रताप ने अपनी मूंछें सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं मोहन को जानता हूँ। वह एक अच्छा आदमी है। मुझे खेद है कि वह मुश्किल में है। वे एक क्षण के लिए रुके, फिर कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो और काम कर सकती हो। हम तुम्हें हर महीने 500 रुपए देंगे। काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद साहब, आप बहुत दयालु हैं। तुम्हें रसोई में काम करना होगा। वीर प्रताप ने कहा, तारा से मिल लो, वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। और हाँ, यहाँ अनुशासन बहुत जरूरी है। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी साहब, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, काजल ने दृढ़ता से कहा। वीर प्रताप ने अपने नौकर को बुलाया। इसे तारा के पास ले जाओ। नौकर ने काजल को रसोई की ओर ले जाया। वहां एक मध्यम आयु की महिला तारा अन्य नौकरों के साथ खाना बना रही थी। तारा, यह काजल है, नौकर ने कहा। नई नौकरानी, मालिक ने कहा है कि तुम्हें इसे सब कुछ सिखाना है। तारा ने काजल को घूरा। उसकी आंखों में नापसंदगी का भाव था। अच्छा, नई लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? काजल, और आपका? मैं तारा हूँ, और यह परी है। तारा ने अपने बगल में खड़ी एक युवा लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ रसोई संभालते हैं। आज के दिन तुम्हारे लिए निरीक्षण का है। बस देखो कि काम कैसे होता है और ज्यादा इधर उधर ध्यान मत देना। अपने काम से काम रखना, समझी? जी समझ गई, काजल ने कहा। हालांकि तारा का व्यवहार उसे अजीब लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, काजल ने देखा कि तारा और परी रसोई में कई अनियमित काम कर रही थी। वे अच्छे अनाज में खराब अनाज मिला रही थी और अच्छे सामान को अपने लिए छुपा रही थी। एक बार जब वे दोनों किसी काम से बाहर गई थी, काजल ने एक पुराने नौकर से पूछा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर मालिक को पता चल गया तो क्या होगा? नौकर ने चारों ओर देखकर धीरे से कहा, वे पिछले 15 सालों से ऐसा कर रही हैं, बहन। मालिक को कभी पता नहीं चला और अब तो उनकी आदत बन गई है। लेकिन यह गलत है, काजल ने कहा। इससे मालिक की तबीयत भी खराब हो सकती है। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, नौकर ने चेतावनी दी। हमें 15 साल हो गए हैं, मालिक को आज तक कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चोरी से किसी का क्या ही बिगड़ता है। काजल चुप रही, लेकिन उसके दिमाग में साध्वी के शब्द गूंज रहे थे, कभी बेईमानी मत करना। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही जीतता है। उस रात जब काजल अपने छोटे से कमरे में जाने लगी तो तारा ने उसे रोका। कल से तुम्हें भी हमारे साथ काम करना होगा, तारा ने कहा। और याद रखना, जो यहाँ होता है वह यहीं रहता है। बाहर किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। काजल ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह ईमानदारी से काम करेगी, चाहे जो भी हो। अगली सुबह जब तारा और परी ने खाना बनाना शुरू किया तो उन्होंने काजल को भी सहायता के लिए बुलाया। लेकिन जब वे फिर से मिलावट करने लगी तो काजल ने साफ इनकार कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने दृढ़ता से कहा। यह गलत है, तारा ने उसे घूरा। तुम क्या समझती हो, यहाँ हमारे नियम हैं और तुम्हें उन्हें मानना होगा।
मैं गलत काम नहीं करूंगी। काजल ने साफ कहा, आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगी। तारा और परी ने एक दूसरे को देखा, फिर तारा ने कहा, ठीक है, मत करो। लेकिन अगर तुम किसी से कुछ कहोगी तो हम तुम्हारा यहाँ रहना नामुमकिन कर देंगे। काजल चुपचाप अपना काम करने लगी। उसने बिना किसी मिलावट के पूरी ईमानदारी से खाना बनाया। जब दोपहर के भोजन का समय आया तो वीर प्रताप और उनका बेटा संजय, जो एक सुंदर और आकर्षक युवक था, भोजन के लिए बैठे। पहला निवाला खाते ही वीर प्रताप ने आश्चर्य से अपने बेटे को देखा। यह खाना आज बहुत स्वादिष्ट है। संजय ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ पिताजी, आज का खाना वाकई अलग है। वीर प्रताप ने अपने नौकर से पूछा, आज का खाना किसने बनाया है? नौकर ने बताया, साहब आज नई नौकरानी काजल ने बनाया है, उसे यहाँ बुलाओ। वीर प्रताप ने आदेश दिया। जब काजल आई तो वीर प्रताप ने उससे पूछा, यह खाना तुमने बनाया है? जी साहब, काजल ने विनम्रता से कहा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका राज क्या है? किसने सिखाया तुम्हें इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? काजल ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर कहा, मालिक, इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने बस पूरी ईमानदारी से बिना किसी मिलावट के सामान से खाना बनाया है। राज जानने के लिए आपको खुद रसोई में आना होगा। वीर प्रताप ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। क्या मतलब? कल आप खुद देख लीजिएगा साहब, काजल ने कहा। आप रसोई में आइएगा और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। वीर प्रताप ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, कल देखता हूँ। इस वार्तालाप को सुनकर तारा और परी, जो पास ही खड़ी थी, घबरा गईं। वे जानती थी कि उनका भंडाफोड़ होने वाला है। उस रात जब काजल अपने कमरे में जाने लगी तो तारा ने उसका रास्ता रोका। तुम क्या कर रही हो? तारा ने गुस्से से पूछा। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। काजल ने शांत स्वर में कहा, मैं बेईमानी में शामिल नहीं हो सकती, तुम पछताओगी। तारा ने धमकी दी और चली गई। काजल अपने कमरे में गई और सो गई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सोच रहा था कि कल क्या होगा। अगली सुबह जैसा कि काजल ने कहा था, वीर प्रताप रसोई में आए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि तारा और परी खाना बना रही थी और काजल एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। तो काजल, तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ दिखाओगी, वीर प्रताप ने कहा। काजल अपनी जगह से हिली और वीर प्रताप के पास आ गई। जी साहब, अब समय आ गया है कि आप जाने कि कल का खाना इतना अच्छा क्यों बना था। क्या मतलब? सीधा बोलो लड़की, वीर प्रताप ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। साहब, कल का खाना इतना स्वादिष्ट इसलिए था क्योंकि मैंने बिना मिलावट के सामान से खाना बनाया था, काजल ने कहा। लेकिन इस समय रसोई में जो गड़बड़ हो रही है वो आपको देखनी चाहिए। गड़बड़? क्या गड़बड़? वीर प्रताप की आवाज और कड़क गई। आप खुद देखिए साहब, काजल ने तारा और परी की ओर इशारा किया, जो भय से एक दूसरे को देख रहे थे। वीर प्रताप तारा और परी के पास गए और देखा कि वे चावल में कुछ मिला रही थी। यह क्या हो रहा है यहाँ? वीर प्रताप ने गुस्से से पूछा। यह अनाज में मिलावट क्यों हो रही है? तारा हकला गई। साहब, वो हम तो बस थोड़ा, मैं तुम्हें काम करने के भरपूर पैसे देता हूँ। वीर प्रताप का गुस्सा बढ़ गया। और तुम मेरी पीठ पीछे यह हरकतें करती हो? मालिक, माफ कर दीजिए, परी ने रोते हुए कहा। हमसे गलती हो गई। गलती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वीर प्रताप ने अब तारा के कॉलर को पकड़ लिया। तुम रोज ऐसा करती हो? कितने सालों से यह चल रहा है? तारा और परी डर के मारे रोने लगी और वीर प्रताप के पैर पकड़ लिए। मालिक, माफ कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वीर प्रताप का बेटा संजय वहां आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पिताजी? ये दोनों बेईमान हैं बेटा, वीर प्रताप ने बताया। ये रोज खाने में मिलावट करती हैं। अगर काजल ने मुझे नहीं बताया होता तो ये ना जाने कब तक ऐसा करती रहती।
संजय ने एक पल के लिए तारा को देखा और काजल को लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक संकेत या शायद एक चेतावनी। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए, संजय ने अचानक कहा। अक्सर लालच में आकर कई बार नौकर यह काम कर बैठते हैं। माफ कर दूं? वीर प्रताप ने आश्चर्य से कहा। मैं इन्हें यहाँ से निकाल दूंगा, और वो भी तुरंत। पिताजी, हो सकता है इन्हें दूसरा मौका देने से यह सुधर जाए, संजय ने विनती की। और यह सेवक हैं, हम मालिक। हमें इन्हें माफ कर सुधरने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। वीर प्रताप ने अपनी मूंछें सहलाते हुए सोचा, फिर बोले, ठीक है, माफ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अब रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह से काजल के हाथ में होगी। यह सुनकर तारा और परी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, और वीर प्रताप गुस्से में वहां से चले गए। जब सब चले गए तो तारा ने काजल को घूरते हुए कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने हमारी नौकरी खतरे में डाल दी। मैंने सिर्फ सच बोला, काजल ने शांति से जवाब दिया। और तुम्हें भी सच का रास्ता अपनाना चाहिए, तुम पछताओगी, तारा ने धीरे से कहा। ऐसे ही जाते जाते बहुत जल्द उस शाम काजल अपने कमरे में थी, अपनी माँ की दी हुई चांदी की अंगूठी को देख रही थी, जब अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। कौन है? उसने पूछा। मैं हूँ, संजय, एक आवाज आई। काजल ने हैरानी से दरवाजा खोला। सामने वीर प्रताप का बेटा संजय खड़ा था, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए और हाथ में एक गुलाब लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। काजल अवाक रह गई। छोटे मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं? बुरा मत मानना, संजय ने धीरे से कहा, पर मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लगा हूँ। जब तुमने आज सच बोलकर अपनी ईमानदारी दिखाई तो मैं और भी प्रभावित हो गया। काजल का दिल धड़कने लगा। संजय वाकई में बहुत सुंदर था, लंबा, सुडौल, और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसका मन हुआ कि वह संजय को अंदर बुला ले, लेकिन तभी उसे साध्वी के शब्द याद आए। प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे आंचल पर कलंक लगे। नहीं, छोटे मालिक, काजल ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आप मेरे मालिक के बेटे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। काजल ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन अब वह गर्व से भरा था कि उसने सही फैसला लिया था। कुछ घंटे बाद जब वह सो गई थी, अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। उसने अपनी खिड़की से झांका और देखा कि तारा के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली और धीरे से तारा के कमरे के पास गई। वहां दरवाजे के पीछे से उसने संजय की आवाज सुनी। मैंने काजल को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, संजय कह रहा था, लेकिन वह बहुत ईमानदार है। वह मेरे झांसे में नहीं आने वाली। तो अब क्या करेंगे? तारा की आवाज आई, चिंता और प्यार से भरी हुई। ऐसे तो हमारा काम नहीं चलने वाला। जो तुम्हें परेशान करता है वह यहाँ नहीं रहेगा, संजय ने कहा। उसकी आवाज अब क्रोध से भरी थी। तुम देखना, मैं उसे यहाँ से बाहर करवा दूंगा। काजल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। संजय और तारा का प्रेम प्रसंग, और अब वे उसे निकालने की योजना बना रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? काजल ने अपने आप से पूछा, क्या मुझे यह बात साहब को बताना चाहिए? लेकिन उसने फैसला किया कि बिना सबूत के कुछ कहना सही नहीं होगा। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई और सोने की कोशिश करने लगी, हालांकि उसका दिमाग अभी भी उथल-पुथल में था। अगली सुबह जब काजल रसोई में अपना काम कर रही थी, तो अचानक पूरी हवेली में चिल्लाने की आवाज आई। चोरी, चोरी हो गई, संजय की आवाज थी जो अपने कमरे से चिल्ला रहा था। काजल सहित सभी नौकर दौड़कर संजय के कमरे के बाहर जमा हो गए। वीर प्रताप भी आ गए, उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या हुआ बेटा? वीर प्रताप ने पूछा। पिताजी, मेरे कमरे से कीमती सामान गायब है,
संजय ने कहा। उसके चेहरे पर नाटकीय घबराहट थी। मेरी सोने की घड़ी, माँ का दिया हुआ हार और कुछ पैसे भी। क्या? वीर प्रताप ने आश्चर्य से कहा। हमारी हवेली में चोरी? यह असंभव है। पिताजी, मुझे लगता है मुझे पता है कि चोर कौन है, संजय ने कहा। उसकी आंखें काजल पर टिकी थी। क्या? चोर को तुम जानते हो? कौन है? वीर प्रताप ने अधीरता से पूछा। काजल, संजय ने अचानक कहा, अपनी उंगली काजल की ओर उठाते हुए। उसने ही आज मेरे कमरे की सफाई की थी और जब वह निकली उसके हाथ में कचरे का बड़ा बोरा था। सभी की निगाहें काजल पर टिक गईं। वह सदमे में खड़ी थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। काजल? वीर प्रताप ने विश्वास नहीं होने के स्वर में पूछा। उसने ऐसा किया? पिताजी, भरोसे का नाटक करना उसकी आदत है, संजय ने कहा। उसकी आवाज में नफरत थी। वह बहुत चालाक है। उसे काम पर रखना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। चालाक? वीर प्रताप ने अविश्वास से कहा। वह तो इतनी भोली लगती थी। भोली? यह सब उसका चाल था, संजय ने कहा। उसने आपका विश्वास सिर्फ इसलिए जीता ताकि यह सब कर सके। वीर प्रताप ने काजल की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा और क्रोध था। अब मैं क्या करूं? उससे सवाल करूं? सवाल? संजय ने कहा। और वह झूठ बोलेगी। आप उसे सीधा सजा क्यों नहीं दे देते? पहले मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, वीर प्रताप ने कहा। उनकी आवाज में अब भी थोड़ा संदेह था। पिताजी, ऐसे लोग सवाल जवाब से नहीं डरते, संजय ने अपने पिता के कान में कहा, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में कि काजल सुन सके। उसे यहाँ से निकाल दीजिए। काजल अभी भी सदमे में थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की। मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं। चुप, वीर प्रताप ने गुस्से से कहा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं मालिक, मैं। काजल ने फिर से कहने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसे बीच में ही टोक दिया। पिताजी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, संजय ने कहा। अब उसकी आवाज और भी कठोर हो गई थी। दरअसल उसने मुझे एक दिन धमकी भी दी थी कि वह मुझ पर जब चाहे दुष्कर्म का इल्जाम लगाकर यह हवेली हड़प सकती है। हे भगवान, वीर प्रताप ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। यह लड़की ऐसी निकली, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पिताजी, संजय ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसे यहाँ से निकाल दीजिए। वीर प्रताप ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोले, ठीक है। काजल, तुम आज ही हवेली छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। काजल के आंसू निकल आए। लेकिन मालिक, कोई बहाना नहीं, वीर प्रताप ने कड़कते हुए कहा। अभी जाओ, वरना मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। काजल आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की ओर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानती थी कि वह बेगुनाह है, लेकिन संजय ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब वह अपने कमरे में पहुंची और अपना थैला पैक करने लगी तो अचानक दरवाजा खुला और संजय अंदर आ गया। तुम क्या चाहते हो? काजल ने उसे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब क्रोध था। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, संजय ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अगर तुमने मेरे और तारा के बारे में किसी से कुछ कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, काजल ने कहा। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह आंख थी। तुमने अपने पिता के साथ भी धोखा किया है। वे मेरे पिता हैं और जो मैं कहता हूँ वही मानेंगे, संजय ने घमंड से कहा। अब जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। वह चला गया और काजल ने अपना थैला पैक किया। उसने अपनी सारी चीजें समेटी और हवेली से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। बाहर जाते समय उसने देखा कि तारा एक कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। काजल ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही वह रो पड़ी। उसने इतनी मेहनत की थी, सच्चाई के रास्ते पर चली थी और अब उसे ऐसा इनाम मिला था। क्या सच्चाई का रास्ता हमेशा इतना कठिन होता है?
उसने अपने आप से पूछा, आंसू पोंछते हुए। वह वीरपुर के बाजार की ओर चल पड़ी, यह सोचते हुए कि वह क्या करेगी और कहाँ जाएगी। बाजार में उसने देखा कि कई लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे और चारों ओर हलचल थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सड़क के किनारे बैठी थी। उसके पास कुछ फल थे जो वह बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। काजल को साध्वी के शब्द याद आए, जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना, यही मानवता का धर्म है। वह बूढ़ी औरत के पास गई। मांझी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। बेटी, तुम कौन हो? मैं काजल हूँ, उसने कहा। मुझे लगता है आपको मदद की जरूरत है। हाँ बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, उसकी आवाज थकी हुई थी। मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, लेकिन कोई मेरे फल नहीं खरीद रहा है। मेरे पोते के लिए दवाई खरीदनी है और पैसे नहीं हैं। काजल ने अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे सभी फल खरीद लिए। फिर उसने बूढ़ी औरत की दवा खरीदवाई और उसे उसके घर तक पहुंचाया। इस सब में उसे काफी समय लग गया और जब वह फिर से बाजार पहुंची तो दिन ढल चुका था। वह अभी सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए कि अचानक बाजार में एक शोर मच गया। बचाओ, बचाओ! लोग चिल्ला रहे थे, किसी को चाकू मार दिया है। काजल दौड़कर उस जगह पहुंची जहां से आवाजें आ रही थी। वहां भीड़ के बीच एक औरत जमीन पर पड़ी थी, उसके पेट से खून बह रहा था। उसके चारों ओर लोग इकट्ठे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। कोई मेरी मदद करो, औरत ने कराहते हुए कहा। काजल ने जैसे ही उस औरत के चेहरे को देखा, उसे झटका लगा। वह तारा थी। वह दौड़कर तारा के पास गई। तारा, तुम्हें किसने मारा? तारा ने अपनी आंखें जोर से खोलीं और काजल को देखा। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य था। काजल, तुम यहाँ? तारा ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, मैं यही हूँ, काजल ने कहा, तारा के सिर को अपनी गोद में रखते हुए। बताओ क्या हुआ? कुछ गुंडे, उन्होंने मुझे चाकू मार दिया, तारा ने टूटे फूटे शब्दों में कहा। काजल का दिमाग घूम गया। गुंडे? क्या यह संजय का कोई षड्यंत्र था? कोई मेरी मदद करो, काजल ने चिल्लाकर कहा। इस लड़की को हवेली तक ले जाने में मेरी मदद करो। कुछ लोग आगे आए और तारा को उठाने में मदद की। वे सब मिलकर तारा को लेकर वीर प्रताप की हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में तारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका खून बहते जा रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। तारा, हिम्मत रखो, काजल ने कहा उसका हाथ पकड़ते हुए। हम जल्द ही हवेली पहुंच जाएंगे और तुम्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन जब वे हवेली पहुंचे तो तारा की सांसें रुक चुकी थी। हवेली में काजल और दूसरे लोग तारा के शव को लेकर प्रवेश किए। काजल फूट फूट कर रो रही थी। हालांकि तारा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ये कौन रो रहा है? वीर प्रताप की आवाज आई, जो अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। फिर से काजल की आवाज। संजय ने पूछा, जो अपने पिता के पीछे खड़ा था। लगता है तारा है, वीर प्रताप ने कहा आवाज की ओर बढ़ते हुए। क्या तारा? संजय ने कहा। उसकी आवाज में अचानक घबराहट थी। हाँ पिताजी, शायद वही है। काम पूरा हो गया, संजय ने धीरे से कहा, सोचते हुए कि कोई उसे सुन नहीं सकता। लेकिन काजल ने वह सुन लिया। वीर प्रताप और संजय बाहर आए और जो देखा उससे वे हैरान रह गए। तारा का शव जमीन पर पड़ा था और काजल उसके पास बैठी रो रही थी। काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर प्रताप ने आश्चर्य से पूछा। तारा वह बाजार में थी और किसी ने उसे चाकू मार दिया, काजल ने रोते हुए कहा। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। तारा मर गई? हाँ, काजल ने कहा अपनी आंखें पोंछते हुए। मैं उसे बचा नहीं सकी। संजय अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। शांत हो जाओ संजय, वीर प्रताप ने अपने बेटे को सहारा देते हुए कहा। यह क्या बोल रहे हो?
पिताजी, पिताजी, संजय रोते हुए बोला, मेरा और तारा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्या? वीर प्रताप ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। तुम्हारा और तारा का? हाँ पिताजी। लेकिन जब काजल आई तो उसने तारा की बेइज्जती कर दी, उसकी बुराई की। संजय ने झूठ बोला, इसलिए मैंने और तारा ने काजल को हवेली से निकालने की योजना बनाई। तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया? वीर प्रताप ने पूछा। उनकी आवाज अब रुक रुक कर आ रही थी। हाँ पिताजी, संजय ने अब सिर झुका लिया। लेकिन यह सब इतने पर ही नहीं रुका। क्या मतलब? वीर प्रताप ने पूछा। उनका चेहरा अब क्रोध से लाल हो रहा था। तारा सिर्फ काजल को हवेली से निकालना चाहती थी। संजय ने आंसू बहाते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे मारने की चाल चली। कुछ गुंडों को पैसे दिए क्या? वीर प्रताप ने अब अपने बेटे को झकझोरते हुए कहा। तुमने एक बेगुनाह लड़की को मारने की योजना बनाई? हाँ पिताजी, मैंने उन्हें लाल कपड़ों वाली लड़की को मारने के लिए कहा। काजल ने लाल कपड़े पहने थे, लेकिन संजय ने रोते हुए तारा के शव की ओर इशारा किया, पर यह उल्टी पड़ गई। तारा ने भी लाल कपड़े पहने थे और वही मारी गई। वीर प्रताप ने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा। तुम्हारी नफरत ने तुम्हारी अपनी प्रेमिका की जान ले ली। संजय, धिक्कार है तुम पर। संजय रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैंने ऐसा नहीं चाहा था पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुमने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वीर प्रताप ने क्रोध से कहा, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, मेरी नजरों के सामने मत आना। संजय रोता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। वीर प्रताप ने काजल की ओर देखा, जो अभी भी तारा के शव के पास बैठी थी। काजल, तुमने हमेशा अच्छा ही सोचा और किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल ने वीर प्रताप को देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन वहां क्रोध नहीं था। आप माफी मत मांगिए साहब, आपको धोखा दिया गया था। अब तुम यहाँ से चली जाओ। वीर प्रताप ने कहा, अपनी जेब से एक थैली निकालते हुए। मैं तुम्हें इतनी दौलत देता हूँ कि तुम आराम से अपना जीवन जी सको और तुम्हारे पिता अपना कर्ज चुका सकें। काजल ने थैली ली और धन्यवाद दिया। मैं यह सब अपने पिता को दे दूंगी साहब, वह अपना कर्ज चुका सकेंगे और अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। वीर प्रताप ने काजल का माथा चूमा। तुम एक देवी हो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। काजल ने वीर प्रताप को प्रणाम किया और हवेली से बाहर निकल गई। वह चलते चलते साध्वी की कुटिया पर पहुंची। कुटिया के बाहर साध्वी बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। साध्वी माँ, मैं सफल हो गई, काजल ने कहकर साध्वी के पैर छू लिए। मैं जानती थी बेटी, साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे तीनों ज्ञानों का पालन किया। तुमने बेईमानी नहीं की, अपनी इज्जत बचाई और जरूरतमंद की मदद की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। काजल ने कहा, आपने ज्ञान देने के सिक्के क्यों लिए? हर चीज की कदर होनी चाहिए बेटी। साध्वी ने कहा, अपनी झोली से 3 सिक्के निकालते हुए, मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं करता, इसलिए मैंने सिक्के लिए थे। यह लो, अपने सिक्के वापस ले लो। इनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। काजल ने सिक्के वापस लेकर साध्वी का धन्यवाद किया और अपने गांव रायगंज की ओर चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो उसका पिता मोहन दुकान के बाहर बैठा था, चिंता में डूबा हुआ। पिताजी, काजल ने चिल्लाकर कहा अपने पिता की ओर दौड़ते हुए। काजल, मेरी बेटी। मोहन ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम वापस आ गई। हाँ पिताजी, काजल ने कहा थैली अपने पिता को देते हुए। और देखिए मैं क्या लाई हूँ। मोहन ने थैली खोली और देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतने सारे पैसे कैसे? काजल ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई, कैसे वह वीरपुर गई, कैसे उसने साध्वी से मुलाकात की, कैसे उसने ईमानदारी से काम किया, कैसे उसने अपनी इज्जत बचाई और कैसे उसने एक जरूरतमंद की मदद की और अंत में कैसे सत्य की जीत हुई। बेटी, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया।
मोहन ने गर्व से कहा, अपनी आंखों में आंसू लिए। अब मैं अपना सारा कर्ज चुका सकता हूँ। यह मेरा धर्म था। पिताजी, काजल ने कहा अपने पिता को गले लगाते हुए। और इस तरह मोहन ने अपना सारा कर्ज उतार दिया और अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया। और काजल, वह अपने गांव में सच्चाई, ईमानदारी और दया की मिसाल बन गई। कई साल बीत गए। रायगंज गांव अब एक छोटा सा कस्बा बन गया था। मोहन का व्यापार फल फूल रहा था और उनकी दुकान अब कस्बे के मध्य में एक बड़ी इमारत में थी, जहां कई नौकर काम करते थे। काजल अब अपने पिता के व्यापार की देखभाल करती थी। उसके त्याग और सच्चाई की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई थी और लोग उसे सच्चाई की देवी के नाम से जानते थे। एक दिन जब वह अपनी दुकान में व्यस्त थी, एक अजनबी आया। वह एक युवा पुरुष था जिसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में पछतावा। क्या मैं काजल से मिल सकता हूँ? उसने पूछा। काजल ने ऊपर देखा और उसे पहचान लिया। वह संजय था, वीर प्रताप का बेटा। संजय, तुम यहाँ? काजल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ काजल, संजय ने कहा। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह अक्षम्य था। यह सब बहुत पहले की बात है संजय, काजल ने शांति से कहा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। तुमने मुझे माफ कर दिया था? संजय ने अविश्वास से पूछा। हाँ, काजल ने कहा। क्रोध और नफरत से कुछ नहीं मिलता। मैंने सीखा है कि क्षमा करने से ही मन को शांति मिलती है। संजय की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई में एक देवी हो काजल। मैं जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी दुकान में काम कर सकता हूँ? मैं अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। काजल ने मुस्कुराकर कहा। हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए संजय। तुम यहाँ काम कर सकते हो। और इस तरह संजय भी मोहन की दुकान में काम करने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों से सीखकर एक नया जीवन शुरू किया। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। आज घनश्याम और श्यामू अपने खेत में खड़े थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश की रिमझिम बूंदें धरती को सींच रही थी। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और खेतों में लहराती फसलें मानो किसी स्वप्नलोक का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। घनश्याम ने अपने साथी श्यामू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, इस साल तो बारिश ने कमाल कर दिया है। हमारी फसल कितनी लाजवाब हुई है, मानो खुद धरती माँ ने आशीर्वाद दिया हो। श्यामू ने सहमति में सिर हिलाया, परंतु उसकी आंखों में विचारों की गंभीरता झलक रही थी। वह बोला, हाँ भाई, फसल तो शानदार हुई है, लेकिन यह सब हमारे भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कर्म का फल है। हमने कितनी मेहनत की है, दिन रात पसीना बहाया है, तभी तो ये खेत इतना सोना उगल रहा है। घनश्याम ने थोड़ी हंसी में कहा, अरे नहीं भाई, ये सब हमारे भाग्य की ही देन है। अगर भाग्य ने साथ न दिया होता तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लेते, यह फसल कभी इतनी अच्छी न होती। किस्मत का लिखा तो बदलता नहीं, इसलिए भाग्य ही सबसे बड़ा है। श्यामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसके विचार स्पष्ट थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य अपनी जगह है, पर अगर हमने मेहनत न की होती तो क्या फसल यूं लहलहाती? कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। किस्मत केवल अवसर देती है, लेकिन उसका फायदा उठाना हमारे हाथ में है। बस इसी बात पर दोनों मित्रों के बीच बहस छिड़ गई। एक तरफ घनश्याम भाग्य की महिमा का गुणगान कर रहा था, तो दूसरी तरफ श्यामू कर्म की महत्ता पर अडिग था। बारिश की बूंदें तेज हो गईं, लेकिन उनके मन की बारिश अभी भी अपने चरम पर थी। दोनों के शब्द जैसे बिजली की चमक के साथ आसमान में गूंज रहे थे। अरे, ये क्या हो रहा है भाई? तभी मन्ना ने हंसते हुए खेत में कदम रखा। बारिश की हल्की फुहारें उसकी धोती पर नाच रही थी और हवा में भीनी मिट्टी की खुशबू थी।
उसने देखा कि घनश्याम और श्यामू आपस में कुछ गर्मागर्म बहस कर रहे थे। देखो मन्ना भाई, श्यामू का कहना है कि भाग्य ही सबसे बड़ा होता है, घनश्याम ने अपने दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि बिना कर्म के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कर्म ही सर्वोपरि है। मन्ना ने एक नजर श्यामू पर डाली, फिर सोचते हुए बोला, तुम दोनों की बातें ध्यान देने लायक हैं। घनश्याम, भाग्य का भी अपना महत्व है। अगर भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है तो इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसे वह चीज नहीं मिल सकती। लेकिन श्यामू की बात भी गलत नहीं है। बिना कर्म किए भाग्य भी कैसे फल देगा? श्यामू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो मन्ना भाई आप ही बताइए, क्या सही है, कर्म बड़ा या भाग्य? मन्ना ने गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से बोला, भाई ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी ये धरती। तुम दोनों की बहस तो वाजिब है, लेकिन इसका सही जवाब पाना बड़ा मुश्किल है। कर्म और भाग्य दोनों ही जरूरी हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इस मसले का सही फैसला वही कर सकते हैं जिनके पास ज्ञान और अनुभव की गहराई हो। मेरा मानना है कि तुम दोनों को महाराज के पास चलना चाहिए, वे ही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। मन्ना की बात सुनकर घनश्याम और श्यामू एक दूसरे की ओर देखने लगे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में उठे सवालों की बारिश अभी शांत नहीं हुई थी। आखिरकार दोनों मित्रों ने तय किया कि वे महाराज के पास जाएंगे ताकि उनके जीवन के इस बड़े सवाल का समाधान हो सके। अगले दिन दोनों मित्रों ने राजमहल का दरवाजा खटखटाया और भीतर पहुँचे। राजमहल की दीवारें कीमती चित्रों और झूमरों से सजी थी और सामने महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। महाराज ने उनकी ओर देखा और कहा, आओ वीरों, बताओ तुम किस समस्या का समाधान चाहते हो, किस लिए राज्यसभा में आए हो? घनश्याम ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, महाराज, मेरा नाम घनश्याम है और यह मेरे मित्र श्यामू हैं। हम दोनों एक सवाल का उत्तर जानने के लिए आपके पास आए हैं। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है युवक? पूछो, तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? श्यामू ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मेरे मित्र का कहना है कि कर्म सबसे बड़ा है, जबकि मेरा मानना है कि भाग्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम इस बहस में उलझ गए हैं। अब आपकी न्यायप्रियता पर हमें भरोसा है कि आप ही सही उत्तर देंगे। महाराज ने गंभीरता से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम दोनों के प्रश्न में गहराई है। कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि मनुष्य कर्म न करे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो वह अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे में किसी एक को बड़ा कहना कठिन है। घनश्याम और श्यामू ने महाराज की बात को ध्यान से सुना। फिर श्यामू ने झिझकते हुए पूछा, तो महाराज, इसका उत्तर क्या है? आप चुप क्यों हैं? महाराज ने गंभीर मुद्रा में कहा, युवकों, इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे समझने में समय लगता है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे 1 महीने की मोहलत दो। इस दौरान मैं ध्यान से विचार करूंगा और फिर तुम्हारे सवाल का सही समाधान प्रस्तुत करूंगा। दोनों मित्रों ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, हम 1 महीने बाद फिर आएंगे और आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। इतना कहकर दोनों मित्र राजमहल से बाहर चले गए, लेकिन उनके मन में अब भी उस सवाल का बोझ था, कर्म बड़ा है या भाग्य? महाराज के उत्तर के लिए उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। राजा पूरी रात उस सवाल के बारे में सोचता रहा, कर्म बड़ा है या भाग्य? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा और उसने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर वह स्वयं ढूंढेगा। कल सुबह ही इस सवाल का उत्तर पाने के लिए निकलूंगा, उसने मन में ठान लिया।
सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा अपने महल से निकल पड़ा। उसने साधारण वेश धारण कर लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। राजा चलते चलते एक नगर के पास पहुंचा, जहां मजदूरों की भीड़ काम में जुटी थी। सामने सेठ जी खड़े थे, जो अपने कामगारों को निर्देश दे रहे थे। सेठ की आवाज गूंज रही थी, अरे भाई, ध्यान से काम करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते यह सारा सामान दूसरे देश भेजना है। राजा कुछ देर तक उस माहौल को देखता रहा और सोचने लगा, क्या यही मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल जाएगा? पर उसे संदेह हुआ कि शायद सिर्फ देखने से जवाब नहीं मिलेगा, उसे कुछ और करना होगा। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इसी सेठ के पास नौकरी कर लूं? शायद काम करते करते मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। राजा अपने मन में पक्का निश्चय करके सेठ के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपके सबसे कठिन कार्य को भी पूरे मन से कर सकता हूँ। सेठ ने उसे गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैं तुम्हें काम पर रखूं? राजा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सेठ जी, मेरी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो काम कोई नहीं कर सकता, वह मैं कर सकता हूँ। मैं आपके मुश्किल समय में आपके बहुत काम आऊंगा। सेठ उसकी बातों से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें हर दिन 5 सोने की मोहरें दूंगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? राजा ने तुरंत कहा, जी सेठ जी, मुझे यह मंजूर है। सेठ ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है युवक, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। इतना सुनते ही राजा बिना देर किए काम में जुट गया। वह उन भारी बोरियों को उठाने लगा जिन्हें 2 लोग मिलकर उठा रहे थे। सेठ यह देखकर चकित रह गया और बोला, अरे वाह युवक, तुम तो बड़े मेहनती निकले। जिस बोरी को 2 आदमी मिलकर उठाते हैं, उसे तुम अकेले ही उठा रहे हो। सचमुच बहुत बढ़िया। राजा पूरे मन से काम करता रहा और शाम होते होते उसने काफी सारा काम निपटा दिया। तभी सेठ ने उसे रोका और कहा, अरे ठहरो युवक, क्या सारा काम आज ही निपटा दोगे? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने सहजता से उत्तर दिया, सेठ जी, मेरा नाम विक्रम है। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विक्रम, यह लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल से तुम सुबह समय पर आ जाना। राजा ने अपनी मजदूरी ली और मन ही मन सोचने लगा, ठीक है, यहाँ तो कर्म का ही परिणाम मिला है। मैंने मेहनत की तभी मुझे ये पैसे मिले, मगर इस सब के बावजूद मेरे हृदय को सुकून नहीं मिला। यह विचार करते हुए वह एक ढाबे के पास से गुजर रहा था। भूख की तीव्रता उसे महसूस हो रही थी और वह बुदबुदाया, चलो कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। राजा ढाबे में जाकर उन 5 सोने की मोहरों में से एक से खाने की थाली खरीद लेता है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, कड़ी मेहनत के बाद भूख भी कितनी तेज लगती है। जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर ठहरने का कोई इंतजाम करता हूँ। जैसे ही वह खाने के लिए बैठने लगा, एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, बेटा जरा मेरी बात सुनो। राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या बात है बाबा? वृद्ध ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? राजा के हृदय में करुणा जाग उठी। बिना किसी सोच विचार के उसने तुरंत अपनी थाली वृद्ध को देते हुए कहा, बाबा आप यह सारा खाना खा लीजिए। वृद्ध की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से थाली ली और कहा, वाह बेटा वाह, तुम तो सच में बहुत महान हो। अपने खाने को खुद ना खाकर मुझे दे दिया। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। राजा मुस्कुरा दिया और वृद्ध व्यक्ति थाली लेकर वहां से चला गया। उस क्षण राजा के भीतर एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हुआ, जो अब तक उसे नहीं मिला था।
राजा मन ही मन सोचने लगा, भले ही मैंने अपनी मेहनत से यह खाना खरीदा था, लेकिन फिर भी वह मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए मुझे न मिल सका। अगर इस हिसाब से देखें तो भाग्य ही बड़ा हुआ। अगले दिन सुबह राजा सेठ के पास पहुंचा। सेठ को आज समुद्र के रास्ते सामान पहुंचाने कहीं दूर जाना था। सेठ ने राजा को आवाज दी, विक्रम, जल्दी से सारे अनाज की बोरियां ले आओ, मुझे तुरंत निकलना है। राजा चौकन्ना होकर बोला, सेठ जी, लेकिन आपकी बाईं आंख तो सुबह से फड़क रही है, यह शुभ संकेत नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप आज यात्रा न करें और कल निकलें। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे विक्रम, तुम भी न। यह आंख फड़कने वाली बात तो बस एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे हर हाल में आज ही यह सारा अनाज पहुंचाना है, समय बहुत कीमती है। राजा ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप जाने का फैसला कर चुके हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विक्रम, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो साथ चलो। मुझे भरोसा है तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ही रहेगा। चलो, देर न करो, हमें आज ही निकलना है। और इस तरह राजा विक्रम अनाज से भरी बोरियों के साथ सेठ के साथ जहाज पर सवार हो गया और जहाज धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। चारों ओर का दृश्य शांत और अद्भुत था, लेकिन अचानक आकाश में काले बादल घिरने लगे। विक्रम चिंतित होकर बोला, सेठ जी, ये काले बादल कुछ ठीक संकेत नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आज कोई बड़ा तूफान आने वाला है। सेठ घबराते हुए बोला, विक्रम, ऐसा मत कहो, अगर तूफान आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सेठ की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। जहाज जोर जोर से हिलने लगा और उस पर सवार लोग जान बचाने के लिए बेतहाशा समुद्र में कूदने लगे। तभी सेठ घबराते हुए चिल्लाया और विक्रम से बोला, विक्रम, तुमने कहा था कि तुम कठिन समय में मेरे काम आओगे। आज मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाओ। विक्रम ने तुरंत स्थिति को संभाला और गंभीरता से कहा, सेठ जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़ लीजिए, यही हमारे बचने का एकमात्र उपाय है। सेठ ने तुरंत विक्रम की बात मानकर लकड़ी के सिरे को कसकर पकड़ लिया और दोनों समुद्र में कूद गए। लहरों की प्रचंडता के बीच वे दोनों किसी तरह लकड़ी के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। राजा और सेठ थकान से चूर बहते बहते आखिरकार समुद्र के किनारे आ पहुँचे। राजा ने गहरी सांस ली और थकावट से बोझिल स्वर में कहा, हे भगवान, कितना थक गया हूँ मैं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी शांत समुद्र की लहरों के बीच अचानक से एक मगरमच्छ उभर आया और सेठ की टांगे पकड़कर उसे गहरे पानी में खींच कर ले गया। कुछ देर बाद जब राजा विक्रम की आंखें खुली तो उसने देखा कि सेठ वहां नहीं था। हैरान परेशान राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, अरे सेठ जी कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे, इतनी जल्दी आखिर कहाँ जा सकते हैं। तभी राजा की नजर जमीन पर पड़े गहरे निशानों पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि ये निशान किसी मगरमच्छ के हैं। उसकी आंखों में चिंता गहराने लगी तो सेठ जी को मगरमच्छ खींच कर ले गया। राजा ने गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहा। वह सोचने लगा, हे प्रभु, मैंने तो सेठ जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेठ जी की किस्मत में जीवन नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। यह विचार उसके मन में उमड़ घुमड़ कर आया और वह अपनी असफलता पर गहरा शोक व्यक्त करने लगा। कितना बुरा हुआ, मैं सेठ जी को बचा नहीं सका। विक्रम का मन दुख और पश्चाताप से भर उठा, जैसे समुद्र की लहरें उसके भीतर उमड़ घुमड़ रही हों।
राजा विक्रमादित्य एक वीरान जगह पर खड़ा था, जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद कहीं कोई नगर मिल जाए। यह सोचते हुए वह अपने कदमों को तेज करता हुआ आगे बढ़ चला। कई मीलों का सफर तय करते करते आखिरकार वह एक विशाल राज्य में पहुंचा। यह वही राज्य था जहां की राजकुमारी ने प्रण लिया था कि यदि वह विवाह करेगी तो केवल महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य से ही। अगर ऐसा न हुआ तो वह जीवन भर कुंवारी ही रहेगी। विक्रम ने आश्चर्य से चारों ओर नजर दौड़ाई और एक राहगीर से पूछा, भाई यह कौन सा राज्य है? राहगीर ने जवाब दिया, यह गनोरिया राज्य है। लेकिन तुम कौन हो भाई? विक्रम ने गर्व से कहा, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही राहगीर ने संदेह भरी हंसी के साथ कहा, तुम विक्रमादित्य? ये कैसी हास्यास्पद बात है। मैंने भी विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम के अनेक किस्से सुने हैं। तुम तो विक्रमादित्य नहीं हो सकते। राहगीर की बात सुनकर विक्रम ने अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर दृढ़ता लाते हुए कहा, अगर तुम मेरी सच्चाई पर संदेह करते हो तो सुनो मेरी कहानी। और फिर उसने अपनी अद्भुत यात्रा, संघर्ष और वीरता की दास्तां उस व्यक्ति को सुनानी शुरू की, जिससे उसका हर शब्द राहगीर के दिल में उतरता चला गया। विक्रमादित्य की कहानी सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में विस्मय और सम्मान साफ झलकने लगा। वह झुककर बोला, महाराज, हमारी राजकुमारी ने यह दृढ़ प्रण लिया है कि वह विवाह करेंगी तो केवल आपके साथ, अन्यथा वह जीवन भर अविवाहित ही रहेंगी। कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको राजमहल ले चलता हूँ। विक्रमादित्य ने उसकी बात पर सहमति जताई। ठीक है भाई, मुझे राजकुमारी के महल तक ले चलो। वह युवक शीघ्रता से विक्रमादित्य को अपने राजा के पास ले गया। जैसे ही राजा ने विक्रमादित्य को देखा, उसकी आंखों में आभार और श्रद्धा उमड़ आई। महाराज, राजा बोला, हम आपकी प्रतीक्षा में ही थे। मेरी बेटी ने आपका वरण करने का प्रण लिया है, लेकिन मैं स्वयं आपसे मिलने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। आपकी महिमा के सामने मेरी क्या औकात। विक्रमादित्य ने राजा की बात सुनकर विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, ऐसी बातें कहकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। यदि राजकुमारी ने मुझसे विवाह करने का प्रण लिया है तो मैं उसका सम्मान अवश्य करूंगा और राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा। राजमहल में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। धूमधाम से राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का आलम था। विवाह के बाद विक्रमादित्य ने विदा लेते हुए कहा, अच्छा महाराज, अब मुझे अनुमति दे। राजा ने आभार और गर्व से कहा, महाराज, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। आपने हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है। विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए विदा हो गए और राज्य में उनकी वीरता और विनम्रता के चर्चे फैलते रहे। राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी जंगल की पगडंडी पर पैदल ही अपने राज्य की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते के सन्नाटे को अचानक एक करुण आवाज ने तोड़ दिया। राजकुमारी ने चिंतित स्वर में कहा, स्वामी, ये रोने की आवाज किसकी है? मुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है। हमें जाकर देखना चाहिए। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ प्रिया, यह आवाज तो इस दिशा से आ रही है। चलो देखते हैं। दोनों उसी ओर चल पड़े जहां से वह दर्द भरी आवाज आ रही थी। राजा की नजरें चारों ओर भटक रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक पेड़ के नीचे गई, जहां एक छोटी सी बच्ची बैठी थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। विक्रमादित्य ने कोमल स्वर में पूछा, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बच्ची ने सिसकते हुए कहा, मेरा नाम गुड़िया है। मैं पास के गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती हूँ। विक्रम ने सहानुभूति से पूछा, तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो बेटी? गुड़िया ने दुख भरे स्वर में जवाब दिया, आज सुबह मेरे माता पिता काम पर जाने से पहले मुझसे कहकर गए थे, गुड़िया, तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। बाहर बिल्कुल मत जाना।
मैंने माँ से वादा किया था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन खेलते खेलते मैं भूल गई। वाह, बाहर तो कितना सुंदर दृश्य है, गुड़िया ने उत्साहित होकर कहा। उसकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगीं। खिले हुए फूल, नीले आकाश में उड़ती चिड़ियाएं और रंग-बिरंगी तितलियां चारों ओर मंडरा रही थी। तितलियों की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, थोड़ी देर बाहर खेल लेती हूँ, फिर अंदर चली जाऊंगी। इतना सोचकर गुड़िया अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आई। उसने अपने भाई को नरम घास पर आराम से लिटा दिया और खुद तितलियों के पीछे भागने लगी। अरे, यह तितली तो कितनी प्यारी है, उसने चहकते हुए कहा। उसके कदम तितलियों के पीछे पीछे तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन तभी आसमान में एक खतरनाक छाया मंडराने लगी। एक विशाल गिद्धनी तेजी से नीचे उतरी और पल भर में ही उसके छोटे भाई को अपने पंजों में जकड़ लिया। गुड़िया की आंखें भय और हैरानी से फैल गईं। अरे दुष्ट, तू मेरे भाई को कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे मेरे भाई को, उसने चीखते हुए कहा। गुड़िया ने जितनी तेजी से हो सका उस गिद्धनी का पीछा किया। उसके छोटे पैर घास और पत्थरों को पार करते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन वह बेचारी गिद्धनी की ऊंची उड़ान को पकड़ नहीं पाई। वह दूर तक दौड़ती रही, चीखती रही, पर गिद्धनी ओझल होती गई। गुड़िया की सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों से निराशा के आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी? मेरे भाई को तो वह दुष्ट गिद्धनी उठा ले गई, गुड़िया सिसकते हुए बोली। उसकी आंखों में गहरी चिंता और दुख साफ झलक रहा था। उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अब मैं घर भी नहीं जाऊंगी जब तक मेरा भाई मुझे वापस नहीं मिल जाता। मैं यहीं बैठी रहूंगी। तब से मैं इसी जगह बैठी हूँ, पर मुझे मेरे भाई की कोई खबर नहीं मिली। राजकुमारी ने प्यार से गुड़िया को अपने पास बुलाया और उसे सांत्वना दी। राजा विक्रमादित्य उसकी करुण कहानी सुनकर गंभीर हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हारे भाई को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम ने अपनी पत्नी की ओर देखा। प्रिया, तुम इस बच्ची का ख्याल रखो, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य उस गिद्धनी की तलाश में निकल पड़ा। राजा विक्रमादित्य जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल आया था। अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। महाराज, मेरी सहायता कीजिए, बदले में मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। विक्रमादित्य ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह हैरान होकर सोचने लगा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? तभी आवाज फिर से आई, महाराज नीचे देखिए। विक्रम ने नीचे देखा तो पाया कि एक बूढ़ा चूहा उनकी ओर देख रहा था। अरे, तुम एक चूहा हो? राजा ने आश्चर्य से कहा। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? चूहे ने धीमे और थके हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी टांगों में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं ठीक से चल सकूं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और इस पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करते करते थक गया हूँ। लेकिन अब मैं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। अगर आप मेरे लिए इस पेड़ से कुछ फल तोड़ दें, तो बदले में मैं आपको उस गिद्धनी के सारे रहस्य बता दूंगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। विक्रमादित्य यह सुनकर चौकन्ना हो गया। गिद्धनी, तुम उस गिद्धनी के बारे में जानते हो? चूहे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं उसके सारे भेद जानता हूँ। राजा ने गंभीरता से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ता हूँ। विक्रमादित्य ने पेड़ से कुछ ताजे फल तोड़े और उन्हें चूहे को दे दिया। चूहा खुश होकर फलों पर टूट पड़ा और राजा की ओर कृतज्ञता से देखने लगा। अब बताओ चूहे, वह गिद्धनी कहाँ है? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से पूछा। चूहा धीमी और गंभीर आवाज में बोला, महाराज, वह कोई गिद्धनी नहीं है, बल्कि एक आदमखोर डायन है।
वह मनुष्यों को शिकार बनाती है, उन्हें पकाकर खा जाती है। साधारण इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता। विक्रमादित्य की आंखों में चुनौती की चमक उभर आई। चूहे, अगर तुम उस डायन के बारे में इतना जानते हो तो यह भी अवश्य जानते होगे कि उसका अंत कैसे होगा। मुझे बताओ, उस डायन का अंत कैसे होगा? चूहा कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि उसका अंत कैसे हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आपसे पहले एक और राजा ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। उस डायन ने उसे मारकर खा लिया। विक्रमादित्य ने निर्भीक स्वर में कहा, चूहे, तुम मेरे प्राणों की चिंता मत करो। मुझे बस यह बताओ कि मैं उस डायन का अंत कैसे कर सकता हूँ। चूहा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, तो सुनिए महाराज, उस डायन का अंत करने के लिए आपको चिल्का नदी से एक चमत्कारी पत्थर ढूंढना होगा। वह पत्थर ही उसका एकमात्र नाश करने वाला साधन है। अगर आप वह पत्थर ढूंढ लाए तो समझ लीजिए कि डायन की मौत निश्चित है। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, ठीक है चूहे, मैं उस पत्थर को ढूंढूंगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। चलो, मुझे उस नदी तक ले चलो। चूहे ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं वहां तक नहीं जा सकता। मैं बस आपको वहां का रास्ता ही बता सकता हूँ। राजा ने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है चूहे, तुम मुझे रास्ता ही बता दो। चूहा बोला, महाराज, आप यहाँ से सीधे चलते जाएं। पहाड़ी के उस पार ही चिल्का नदी है। इतना सुनकर विक्रमादित्य उस चमत्कारी पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद वह पहाड़ी पार कर चिल्का नदी के किनारे पहुंचा। उसकी नजरें नदी पर टिकीं और उसने सोचा, यही तो वह चिल्का नदी है जिसके बारे में चूहे ने बताया था। चलो अब जल्दी से इसके भीतर जाता हूँ। राजा बिना समय गंवाए पानी में उतर गया और पत्थर की खोज में इधर उधर तैरने लगा। वह नदी के अंदर गहराई तक गया। उसकी आंखें हर दिशा में चमत्कारी पत्थर को खोज रही थी। काफी देर तक वह पानी के भीतर घूमता रहा, लेकिन उसे पत्थर का कोई अतापता नहीं मिला। तभी उसकी नजर अचानक एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा, यह गुफा कैसी है? हो सकता है वह चमत्कारी पत्थर इसी गुफा के अंदर छिपा हो। इतना कहकर राजा ने धीरे धीरे उस अंधेरी गुफा के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसकी आंखें गुफा की धुंधली रोशनी में देखने की अभ्यस्त हुईं, उसने देखा कि उसका सेठ पिंजरे में बंद भय और निराशा से कांप रहा है, लेकिन अभी भी जीवित है। सेठ का चेहरा चिंता और भय से विकृत था और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मगरमच्छ, मुझे छोड़ दो। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक नया शिकार लाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मगरमच्छ ने ठंडी और घमंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, सेठ, क्या तू मुझे इतना मूर्ख समझता है? तेरे झूठे वादों पर भरोसा करूं? तुझे छोड़ दूं ताकि तू भाग जाए और फिर कभी लौट कर न आए? नहीं, तेरी हड्डियां तो मैं चबा चबा कर खाऊंगा। बस कुछ ही दिन की बात है। हमारी महारानी आने वाली है। उसके आते ही हम सब मिलकर तेरी हड्डियों का भोज करेंगे। तब तक के लिए चुपचाप इस पिंजरे में सड़ता रह। सेठ ने घबराकर मगरमच्छ को देखा, लेकिन अब उसकी बातों में कोई आशा नहीं बची थी। अरे, यह तो हमारे सेठ हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचे? राजा ने गुफा में घुसते ही हैरानी से सोचा। वह चुपचाप मगरमच्छ की बातें सुनता रहा। उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। तभी उसकी नजर गुफा के एक कोने में पड़ी एक चमचमाती वस्तु पर पड़ी। यह क्या है? कहीं यह वही चमत्कारी पत्थर तो नहीं? राजा की आंखों में उत्सुकता झलक उठी। राजा ने साहस से मगरमच्छ को ललकारा, सावधान दुष्ट मगरमच्छ, मेरे रहते हुए तुम सेठ का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मगरमच्छ ने आंखें तरेरते हुए पूछा, अरे तू कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है? राजा ने गर्व से उत्तर दिया,
मैं हूँ राजा विक्रमादित्य और तुझे सेठ को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। मगरमच्छ ने उसे गौर से देखा और कहा, हाँ तुझे मैंने कहीं देखा है, तू कुछ जाना पहचाना सा लगता है। खैर कोई बात नहीं, अब एक और शिकार सही। इतना कहकर मगरमच्छ गुर्राते हुए राजा की ओर लपका। उसके दांत चमकते हुए तैयार थे हमला करने के लिए। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को बिजली की गति से खींचा और एक ही वार में मगरमच्छ को मौत की नींद सुला दिया। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। मगरमच्छ का विशाल शरीर धराशायी हो चुका था और राजा की तलवार पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी। राजा ने सेठ को पिंजरे में कैद देखा तो हैरानी से पूछा, सेठ जी यह कैसा पिंजरा है? इसका तो कोई दरवाजा ही नहीं है। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज यह एक जादुई पिंजरा है। इसकी चाबी वह चमत्कारी पत्थर है। यदि आप उस पत्थर को उठाकर इस पिंजरे से स्पर्श करेंगे तो यह पिंजरा तुरंत गायब हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। राजा ने ध्यान से सुना और बिना एक पल गवाए उस चमत्कारी पत्थर को उठाया और पिंजरे से स्पर्श किया। जैसे ही पत्थर ने पिंजरे को छुआ, पिंजरा धुएं की तरह गायब हो गया और सेठ मुक्त हो गया। चलो सेठ जी जल्दी से इस गुफा से बाहर निकलें, राजा ने कहा। दोनों तेजी से नदी के किनारे पहुँचे और सुरक्षित बाहर आ गए। बाहर आते ही सेठ ने विनम्रता से कहा, महाराज मेरी जान बचाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप न होते तो मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाता। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सेठ जी यह तो मेरा कर्तव्य था। सेठ कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, महाराज पता नहीं क्यों मेरा हृदय ऐसा महसूस कर रहा है जैसे मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ, जबकि यह हमारी पहली मुलाकात है। राजा ने गंभीरता से कहा, सेठ जी मैं विक्रम हूँ। पहले मैंने आपके घर में नौकरी की थी। इसके बाद राजा ने अपनी पूरी कहानी सेठ को सुनाई। सेठ अवाक रह गया। उसकी आंखों में आभार और आश्चर्य के भाव थे। महाराज मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सेठ ने श्रद्धा से कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे महान राजा के साथ समय बिताने का अवसर मिला। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सेठ जी अब मुझे विदा दीजिए। अभी मेरे सामने और भी कई जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। इतना कहकर राजा वापस अपने मार्ग पर चल पड़ा जहां उसे उस चूहे से फिर मिलना था। सेठ भी अपने राज्य की ओर लौटने लगा। शायद उसका जीवन अभी बाकी था, इसलिए वह मौत के मुंह से भी बचकर निकल आया। उसकी किस्मत में अभी मृत्यु नहीं लिखी थी और अगर मैं कर्म का पालन करते हुए वहां न पहुंचा होता तो शायद सेठ को बचाना संभव नहीं होता। राजा अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ चूहे के पास पहुंचा। चूहे मैं वह चमत्कारी पत्थर ले आया हूँ। अब बताओ इस पत्थर का क्या करना है? चूहे ने धीरे से कहा, महाराज इस पत्थर को अपनी तलवार में समाहित कर लीजिए। इससे आपकी तलवार अपार शक्ति से भर जाएगी और एक ही वार में वह दुष्ट डायन परलोक सिधार जाएगी। इतना सुनते ही राजा ने चमत्कारी पत्थर को अपनी तलवार से स्पर्श कराया। जैसे ही पत्थर ने तलवार को छुआ, वह चमकीला पत्थर धीरे धीरे तलवार के भीतर समा गया और तलवार अद्भुत शक्ति से दमकने लगी। राजा ने चूहे से कहा, अब मुझे उस डायन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। चूहे ने तुरंत दिशा बताते हुए कहा, महाराज आप यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है, वहीं वह डायन रहती है। राजा ने सिर हिलाया और बिना समय गवाए वहां से निकल पड़ा। चलते चलते जल्द ही वह उस झोंपड़ी के पास पहुंच गया। उसकी नजर जैसे ही उस टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, उसने सोचा यह जरूर उस डायन की झोपड़ी होगी। तभी राजा ने सुना झोंपड़ी के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वह चिंतित हो उठा। बच्चे की रोने की आवाज, यह क्या हो सकता है? राजा बिना देरी किए झोंपड़ी के भीतर गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जमीन पर पड़ा रो रहा था। तभी अंदर से डायन की कर्कश आवाज गूंजी,
ओफो, इस दुष्ट बच्चे ने रो रो कर मेरा सिर दर्द कर दिया है। थोड़ी देर और रुक जा, फिर तू कभी रोने लायक भी नहीं बचेगा, डायन बड़बड़ाते हुए कह रही थी। अरे, कढ़ाई में मसाले डालना तो भूल ही गई। चलो अभी जाकर मसाले लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह डायन वहाँ से चली गई। राजा ने मन ही मन सोचा, डायन को वापस आने में अभी देर है। इससे पहले कि वह लौटे, मैं इस बच्चे को यहाँ से सुरक्षित निकाल लेता हूँ। बाद में आकर इस दुष्ट डायन से निपटूंगा। इतना सोचकर राजा तुरंत बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन तभी एक ठंडी घिनौनी हंसी गूंज उठी। हा, दुष्ट राजा, तुझे क्या लगा मेरे ना होने पर तू मेरे शिकार को चुरा कर ले जा सकेगा? यह तेरी बहुत बड़ी भूल है। राजा ने बच्चे को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ते हुए पलटकर कहा, अरे दुष्ट डायन, तुझे क्या लगता है मेरे सामने तू इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकेगी? यह तेरी सबसे बड़ी गलती है। डायन हंसते हुए बोली, अभी देख, तेरी यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। पहले मेरे वार का सामना तो कर। डायन ने झपटकर राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने चमत्कारी तलवार से उसका वार हवा में ही काट दिया। डायन हक्की बक्की रह गई। अरे, यह कैसे हुआ? तू मेरे वार से बच कैसे गया? राजा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब तेरी दुष्टता का अंत आ गया है। एक ही वार में राजा की तलवार ने डायन को हमेशा के लिए परलोक पहुंचा दिया। झोपड़ी के अंदर एक बार फिर शांति छा गई। बाहर एक हतप्रभ और आभारी माँ अपने बेटे को राजा की बाहों में देखकर दौड़ती हुई आई। उसने राजा के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा बेटा शायद कभी मेरे पास नहीं लौटता। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। राजा ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। माँ को अपनी बेटी गुड़िया पहले ही राजकुमारी के पास मिल चुकी थी, अतः वह अपने बच्चों को लेकर चली गई। राजा भी अपनी पत्नी के साथ महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में राजा विचारों में खो गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि गहराई से देखा जाए तो यहाँ भी कर्म का ही खेल है। अगर मैं उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं आता तो शायद वह बच्चा कभी अपनी माँ के पास लौट नहीं पाता और न ही सेठ का जीवन बच पाता। राजा ने गर्व से महसूस किया कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा है। अपने कर्तव्य को निभाने से ही वह सही राह पर आगे बढ़ पाया था और इसी ने न केवल एक परिवार को बचाया बल्कि कई जीवनों को संवार दिया। घनश्याम ने आदरपूर्वक पूछा, महाराज, आज 1 महीना पूरा हो चुका है, क्या आपको हमारे सवाल का जवाब मिल गया? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ घनश्याम, मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। उत्सुकता से भरे घनश्याम ने कहा, तो फिर बताइए ना महाराज, क्या कर्म ही बड़ा है? राजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं घनश्याम, कर्म अकेले बड़ा नहीं है। श्यामू ने उत्साह से पूछा, तो फिर भाग्य ही बड़ा होगा महाराज? राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं श्यामू, भाग्य भी बड़ा नहीं है। कर्म और भाग्य में से किसी एक को बड़ा ठहराना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। वे हमेशा साथ चलते हैं। राजा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि मनुष्य कर्म न करे तो भाग्य भी उसे फल नहीं देता, और जब वह पूरी निष्ठा से कर्म करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए कर्म के बिना भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमें जो भी सौभाग्य मिला है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। राजा ने गहरी दृष्टि से दोनों की ओर देखते हुए कहा, अतः हम कह सकते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को आकार देती है। राजा के इन शब्दों ने युवकों के मन में गहरे विचारों को जन्म दिया और वे समझ गए कि जीवन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।